फाइनली भाई इंट्रो गया तेल लेने, फाइनली हम बात कर पा रहे हैं। अरे भाई, अरे सही है फिर तो, क्योंकि मेरा इधर से आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही बनेगा पॉडकास्ट का। तो बिल्कुल ठीक है, पॉडकास्ट के हिसाब से तो बढ़िया लगेगा, एकदम सेक्सी। हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। भाई लास्ट एपिसोड हमने शूट करा था मॉडेक्स के साथ और वो उस पर आप लोग का रेस्पॉन्स जो था वो काफी ज्यादा अच्छा था। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, अब की बार एक ऐसे बंदे को बुलाते हैं जिसकी नॉलेज ना और भी ज्यादा बड़े स्पेक्ट्रम में आती है, कंसोल, पीसी हार्डवेयर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सब जगह। तो भाई हमने यहाँ पर इन्वाइट करा है हमारे शिवम भाई को, वेनम टेक। भाई फाइनली हमारा कोलैब हो गया, बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे। फाइनली अब्दुल भाई ने मेरे को पहले कॉल किया, फिर मैसेज किया कि मैं ये सोच रहा हूँ। मैंने कहा हाँ करते हैं, आज करें यार, आज टाइम नहीं है, कल करें, कब टाइम है। 3 महीने हो गए इस बात को, फिर मैं कहीं चला गया, फिर ये कहीं चले गए। अब आज ना मेरे को लगा, मैं कहा संडे है आज यार, मैं अब्दुल भाई को मैसेज करता हूँ यार, उनको बुरा ना लग गया हो कि ये 3 महीने हो गए बंदा बात नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई साहब क्या करना है। चलो थैंक यू भाई, आपने सामने से टेक्स्ट करा यार, और मुझे पता है भाई आप बहुत बिजी रहते हो, हम भी बहुत बिजी रहते हैं। चलो ठीक है यार, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आज आपके लिए बहुत सारे नए क्वेश्चंस जो है मतलब प्लान करके रखे हैं। आई होप ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। और आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग नहीं करोगे? अरे नहीं मेरे भाई, नहीं, देखो हम लोग, आपको पता है भाई, हम लोग बहुत दूर रहते हैं इन सब चीजों से। अब शिवम मेरे भाई, आपको भी पता है पीसी इंडस्ट्री की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। जो शॉर्टेज वगैरह चल रही है वो कितनी गंदी चल रही है, और इसका इफेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ पीसी हार्डवेयर पर भी है, बहुत जगहों पर है। सबसे पहला मैं आपसे ये ओपिनियन आपसे लेना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है ये शॉर्टेज वगैरह कब तक चलने वाली है, और क्या इसका आगे का आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो इसका? एआई बूम तो यार चल ही रहा है, ये मुझे नहीं लगता भी 2-3 साल और कहीं रुकने वाला है। हम रोज़ देखते हैं, रोज़ नया मॉडल आता है, रोज़ नया एजेंट आता है, और एआई सर्वर्स बड़े हो रहे हैं। वो ये ना, जैसे इट्स लाइक अ पॉपुलेशन, जैसे इंसान है, इंसान से इंसान भर रहा है, ऐसे ही जो एआई के डिफरेंट मॉडल्स हैं उसको आप इंसान मानो और उनका नॉलेज बेस मानो। अब उनका नॉलेज बेस को रखने के लिए हमारे लिए हमारी धरती है, उनके लिए रैम और स्टोरेज है। तो ये जितना बढ़ता जा रहा है ना इनका, एक तरीके से एआई की पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, एक तो कंज्यूमर्स की भी बढ़ रही है, एआई को कंज्यूम करने वाले इतने लोग हैं, ऊपर से जो बैकएंड में जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत कुछ है। मुझे नहीं लगता ये अभी नॉर्मलाइज होने वाला है। आपको पता होगा गूगल का एक एल्गोरिदम आया था जिसने एआई की वीरैम का जो कंजम्पशन था वो काफी ज्यादा कट डाउन कर दिया था, जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका इफेक्ट हो सकता हो पड़े और वीरैम और स्टोरेज वगैरह के प्राइसेस कम होंगे। लेकिन अब मैंने कई रिटेलर से बात करी है, वो बोल रहे हैं कि 2027 भी भूल जाओ, पूरा 2027 भूल जाओ, 2028 भी भूल जाओ, क्योंकि जो पीक है ना, जो मतलब पीक है वो 2028 एंड का एक्सपेक्टेड है। ओ भाई, उसके बाद जाके चीजें शायद स्टैग्नेंट होंगी। उसका ये नहीं कह सकते कि हाँ एकदम से डिप हो जाएंगी, स्टैग्नेंट हो सकती है कि चलो 1.5 लाख वाली आइटम 1.40 की हो गई, या ज्यादा 1.35 की हो गई। ये नहीं कि जो पहले 80 की थी, जो अपडेट की हुई है वो दोबारा 80 जाएगी। ओ भाई, वो नहीं होने वाला। जैसा कि हम लोगों की जो फील्ड है, हम लोग ने पीसी हार्डवेयर में सबसे पहले देखा, फिर धीरे धीरे लैपटॉप पे आया। मतलब अंडर 50,000 रुपीज में भी आपको 16 GB अब नहीं मिल रहे, 60-70,000 रुपीज में आपको i5 12 जनरेशन 13 जनरेशन वाले मिल रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस करी, स्मार्टफोन पे भी इसका इफेक्ट आया। भाई स्मार्टफोन पे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा गंदा इफेक्ट स्मार्टफोन पे आया है। पता है, अभी मैं 25,000-30,000 रुपीज के स्मार्टफोन की एक लिस्ट बना रहा था, मुझे अजीब चीज ये दिखी, 25,000 रुपीज में भी जैसे कि रेडमी का 15C हो गया, रियलमी का 15X हो गया, भाई 720p डिस्प्ले दे रहे हैं। मतलब ब्रांड कहाँ कॉस्ट कटिंग कर रहा है जस्ट टू कंपनसेट। मेरी एक स्मार्टफोन वाले ब्रांड के बंदे से बात हुई, वो बता रहा है कि पहले रैम और स्टोरेज हमारा 20-30% ऑफ द कॉस्ट होती थी फोन की, बाकी 70% में हम कंपोनेंट घुसाते तो हमारे पास बढ़िया बल्क होता था, अच्छा कैमरा डाल दो, बैटरी डाल दो, डिस्प्ले डाल दो। कह रहा अब 70% रैम और स्टोरेज खा जाती है, 30% पैसा बचता है उनके पास। और वो 30% पैसे में क्या क्या डालें, कहाँ से क्या क्या करेंगे, वो यही कॉस्ट कटिंग करेंगे। भाई साहब, अभी एक फोन आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसके 55,000 का फोन, जिसमें नॉर्मली एक प्राइमरी और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, टेलीफोटो नहीं है, 55,000 के फोन। ओ भाई, अगर ढंग का फोन लेना है तो 30,000 रुपए से कम मुझे नहीं लगता बंदे को आज के डेट पे खर्च करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा ही खर्च करने पड़ेंगे। बहुत बुरा हाल है, इस टाइम पे नहीं मिल रहा कुछ भी। अब ब्रांड्स को भी सस्टेन करने के लिए चाहे कॉस्ट कटिंग करे, कुछ करे, क्योंकि इंडस्ट्री वाइड मार्केट में डिमांड तो है,
कोई भी चीज़ हो, चाहे वो लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, पहले ये लग्जरी होते थे, अब ये नेसेसिटीज़ बन चुके हैं। अभी सेकंड हैंड मार्केट बहुत बूम करी है, जैसे ये प्लेटफॉर्म्स हो गए, कैशिफाई हो गया, और भी बड़े सारे प्लेटफॉर्म है जो बेचते हैं, इनकी तो चांदी हो गई है। कह रहे भाई साहब अब आएगा मजा, अब पैसा छापेंगे। जो सेकंड हैंड आइटम 80,000 की, मान लो 1 लाख रुपए की नहीं थी, वो सेकंड हैंड में 50, 60, 70 में बिकती थी। अब लाख रुपए वाली आइटम 80 में भी बेच पा रहे हैं, क्योंकि वो लाख में नहीं मिलने रही है, और जो उसके जैसी जो है वो 1.5 लाख की मिल रही है। ओ भाई यूज्ड मार्केट इस टाइम तो भाई बहुत बूम पे है। ये तो मैंने देखा है कि जो ग्राफिक्स कार्ड स्पेशली वगैरह हैं वो तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि 3060 यूज्ड मार्केट में पता है पहले 10 से 12,000 13,000 रुपए का मिल जाता था। इस समय यूज्ड मार्केट में 20,000 रुपए का भी नहीं मिल रहा, स्पेशली उन ग्राफिक्स कार्ड में जिनकी VRAM बहुत ज्यादा होती है ना, और इस समय बहुत महंगे मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगे। और बाय द वे शिवम भाई, यू नो एक जगह ऐसी है जहां पर आप पीसी हार्डवेयर बहुत कम प्राइसेस पे परचेस कर सकते हो। ये आदमी प्रमोशन कर रहा है। अरे टेलीग्राम ग्रुप था ना आपका, वो चैनल था, क्या था? टेलीग्राम चैनल है हमारा TIBG डील्स के नाम से। मतलब उधर ना हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट से ही मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स डील पर आते रहते हैं, जैसे ग्राफिक्स कार्ड, लैपटॉप वगैरह, तो उसके ना लिंक्स वगैरह डालते रहते हैं। तो अगर आप पीसी पे या लैपटॉप पे और ये चीज ना, ये चीज भाई सुनो, मैं एक चीज मैं बताता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऐसे खरीदते हो टेलीग्राम पे, मान लो कोई फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का लिंक आता है, वो एक तो आपको डील मिल जाएगी, इसलिए चैनल इस टाइप के ज्वाइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अब्दुल भाई का ज्वाइन करो या कोई भी, वहां पे आप, और उसमें इन लोगों का फायदा ये हो जाता है क्योंकि वो एक एफिलिएट लिंक होता है, तो उसमें कमीशन मिलती है। अब आपने तो प्रोडक्ट बाय करना ही है, आपको ढूंढने की मेहनत आपके लिए इन्होंने कर दी और उनके लिए कुछ मिल जाएगा, तो तुम्हें दिक्कत है कोई? ज्वाइन करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। मैं कल एक पीसी बिल्ड का वीडियो शूट कर रहा था। 1.5 लाख में हमने कोशिश करी कि 1.5 में हम एक 5070 डालेंगे या 9070 XT डालेंगे, जिसमें हमने प्रोसेसर में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी, कैबिनेट में भी करी, कुछ तो जगह करी, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा GPU डालते हैं, गेमिंग सेंट्रिक पीसी बनाते हैं। वो वीडियो आधा शूट हो गया, कल फिर प्राइस बढ़ गए रैम के। अरे मेरे को पता है, एक बंदा है इंस्टाग्राम पे जो पीसी बेचता है, उसने बोला है कि भाई अभी तो आपने प्राइस हाइक कुछ भी नहीं देखी है। अभी तक जो हम लोगों को 16 GB की रैम 18,000 रुपए की पड़ रही थी, अभी वो 16 GB की रैम हम लोगों को 25,000 रुपए की न्यू बिलिंग पड़ रही है। अब बताओ मेरे भाई, हम लोग क्या बेचे? मेरा खुद का भी स्टोर है, मैं आज बना के वीडियो डालूंगा और कल को मेरे पास बंदा आएगा, वो बोले कि भैया आपने 1.5 लाख में ये स्पेक्स दिए हैं। अब तो लेकिन आप ये स्पेक्स मुझे चाहिए, अब वो मुझे खरीद, लैंडिंग प्राइस अगर मुझे 1.6 1.7 की पड़ रही तो मैं कहाँ से दे दूंगा भाई? मतलब मैंने अपने स्टोर वाले को बोल दिया कि भाई देखो, प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में बात करना हो तो बताओ, क्योंकि प्राइस के बारे में आज के टाइम पे बात करना तो बहुत दिक्कत हो रहा है। इंडियन बजट गेमर इज नॉट बजट एनीमोर, क्योंकि बजट बचा ही नहीं है। याद है 2017 2018 का टाइम, अगर थोड़ा सा याद हो तुम्हें, DDR4 के साथ भी यही हुआ था। 4 GB की रैम, 8 GB की रैम 10 12 हज़ार रुपए की पड़ रही थी, लेकिन वो टाइम ना बहुत ज्यादा नहीं चला था, मेरे ख्याल से साल भर चला था, और उसके बाद वापस से रैम के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे। लेकिन इस बार जब ये टाइम वापस स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे लगा हो सकता है 2018 वाला टाइम वापस आ गया है, लेकिन भाई ये तो बहुत लंबा खिंचता हुआ जा रहा है, बहुत ज्यादा लंबा। इसमें जब तक प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी और मल्टीपल कंपनीज नहीं घुसेंगी, अभी सैमसंग, माइक्रोन, हाइनिक्स, ये 3 ब्रांड है। इनके अलावा प्लेयर्स आने इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइनीज प्लेयर्स है बहुत सारे, लेकिन वो सिर्फ चाइना में ही सप्लाई करते हैं और कुछ कंट्रीज में करते हैं, क्योंकि यूएस से नहीं बनती इनकी, यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और काफ़ी सारे ब्रांड्स यूएस बेस्ड हैं। उस चक्कर में ना हम जैसे कंज्यूमर्स पिट रहे हैं। तो अभी बहुत सारी, एक थोड़ा सा रेवोल्यूशन चाहिए इकोनॉमी के अंदर। बीच में पता है कॉर्सर ने यूएस गवर्नमेंट से अप्रूवल भी मांगा था कि मतलब वो चाह रहे हैं कि चाइनीज जो है VRAM मैन्युफैक्चरर से मेमोरीज वगैरह खरीद लें, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं, ताकि प्राइसिंग वगैरह कम हो। लेकिन भाई फिलहाल हालत बहुत ख़राब है, और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया एक लैपटॉप लेना है, वो उनको अभी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि उनको 1 लाख रुपए खर्च करके आज के टाइम पे ले लेना चाहिए या वेट कर लेना चाहिए। अगर वेट करना है तो कितना वेट करना पड़ सकता है, इस बारे में अगर कुछ कमेंट्स हो जाएं तो। मेरे हिसाब से तो अब ये सेल वेल ये सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा अब ये। अभी एक सेल गई है, कौन सी थी, गोट वगैरह वाली कोई, तो अमेजोन पे सेल आई थी और फ्लिपकार्ट पे। उस सेल में लैपटॉप की प्राइसिंग, मैंने जब उसका ऑल टाइम ग्राफ खोला ना, पहले कम थी,
फिर बढ़ी, वो जो पूरा प्राइस ग्राफ बढ़ते हुए देखा हमने, और बढ़ी हुई प्राइसिंग को वो सेल प्राइस बोल रहे हैं। उसके ऊपर कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर दे रहे हैं बस, और वो हमारे को वैसे मिल जाते हैं, सेल में थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बस इतना आप ध्यान रखना। लेकिन हम उसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आज जो प्राइस है वो हमें अभी जो BBDGIF सेल आ रही कुछ टाइम बाद, जो ये सितंबर में आती है, उस पर हमारे को क्या पता, जो आप मान लो आप 10-15 हज़ार के कार्ड ऑफर के चक्कर में बैठे हो, लेकिन वो प्राइस ही 10-15-20 हज़ार बढ़ गया, तो तुम्हें बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो सबसे बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से, देखो मेरे को समझ में आ चुका है ये, अब ये चीज़ सेटल डाउन नहीं होने वाली, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए दुनिया में तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से ग्राफ चल रहा है ये 2028 तक तो कुछ नहीं होने वाला। तो बेस्ट टाइम तो आज है बाय करने के लिए। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर बाय चांस कुछ ऊंच नीचे हो गई कि नहीं भैया तुमने कहा था तो प्राइस कम हो गए, तो मुझे मत कहना, हो भी सकते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट वो 0.1% है। ये बात तो है, ये बात तो है। तो कुल मिला के जिनको जरूरत है वो ले ले, वेट करने का कोई फायदा नहीं है। 1.5-2 साल ये अभी और खींचना बाकी है मिनिमम। अब यहाँ पर ना एक और सवाल उठता है, अब जैसा कि आपको पता है पीसी मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रही है, एक बेहतरीन अल्टरनेटिव मतलब इसका निकल कर ये भी आ सकता है कि मतलब लोग थोड़े से पुराने स्पेक्स पे पीसी बिल्ड कर ले, लाइक DDR4 प्लेटफॉर्म पे i5 12400F भी है, Ryzen 5 5600X भी एक अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरा परफॉर्मेंस ऑफर करता है, लेकिन अगर आप प्राइस डिफरेंस देखोगे तो एनीबडी कैन सेव समथिंग लाइक 25,000 to 30,000 रुपीज। तो क्या लगता है DDR4 आज भी वर्थ इट है? देखो एक इंसान, एक होता है ना जिसको बजट इतना खास अच्छा खासा तो है कि वो लाख रुपए तक स्पेंड कर ले, मैं कह रहा हूँ 70-80 हज़ार रुपये भी कर ले, तो आप DDR4 के लिए मत जाना, क्योंकि अपकमिंग सॉफ्टवेयर, अपकमिंग गेम्स, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे को चाहे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, DDR5 बहुत अच्छा परफॉर्म करती है उसमें। बट वो है ना कि जहाँ पे बस मजबूरी है भाई, मुश्किल से 50,000 रुपये हम या 60,000 रुपये का ही बजट बना पाए थे, तो मजबूरी में आप DDR4 लो, लेकिन अगर मजबूरी को सरपास कर सकते हो तो DDR5 ही लो। फ्यूचर तो वही है ना। आजकल का कंज्यूमर ना, आजकल का वो एक वक्त था, मैं आज से अगर 5 साल पहले जाऊं ना, तो 5 साल पहले ये टॉपिक चलते थे, बेस्ट पीसी एट दिस प्राइस फॉर GTA 5, बेस्ट पीसी एट दिस प्राइस फॉर वैलोरेंट या फॉर CS2 अगर मैं उठा लूं। लेकिन आज की डेट में कंज्यूमर हो गया अवेयर, उसको चाहिए कि भैया मैं GTA 5 खेल लूंगा, उसके बाद क्या, उस सिस्टम पर जिंदगी भर GTA 5 थोड़ी खेलूंगा। तो बंदा एडिटिंग पर्सपेक्टिव भी सोचता है माइंड में, फिर बंदा सोचता है अगले दिन मैं हो सकता है स्ट्रीमिंग भी कर लूं, गेम खेलूंगा, तो ऐसे बहुत सारे वो सिनेरियोज लेके चलता है माइंड में, और उसके हिसाब से वो फिर फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी आती है माइंड में कि आप DDR5 के लिए जाओ, अच्छा CPU लगा लो, GPU लगा लो, बिकॉज इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और अगर मैं बोलूँ एडल्ट्स के लिए ये हमारे खिलौने हैं, तो जैसे बचपन में खिलौनों के चुल होती थी ना, अच्छी चीज चाहिए, तो अभी इस जवानी में एक अच्छी चीज चाहिए भाई। ये तो है, ये चीज मैंने नोटिस करी है कि मतलब जो एडल्ट हैं, जो हमारे तुम्हारे इतने लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, उनको मतलब इस चीज का गम तो है कि प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन वो अभी भी दिल खोल के खर्चा करते हैं। कहते हैं कि ठीक है भाई 32 GB तो हो यार, भले हमारा 16 GB में काम होगा, लेकिन ये तो है, ये तो चलता है। जो लोग पैसा कमाते हैं ना, उनको पता है कि यार मैं कहीं पे ये इस महीने में चल कपड़े नहीं लूंगा, इस महीने में जूते नहीं लूंगा, मैं एक, क्योंकि मशीन बार बार चेंज नहीं होगी, ये बात, कपड़े जूते फिर भी आ जाएंगे, घड़ियां फिर भी आ जाएंगी, लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब बंदा मशीन खरीदता है ना, बहुत सोच समझ के खरीदता है भाई, इसको 5 साल चलाना है, 5 साल के हिसाब से लेता हूँ। ये बात तो है, ये बात तो है। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी कि मतलब प्राइसेस बढ़ गए, आपने भी GeForce Now टेस्ट करा है, लाइक क्लाउड गेमिंग वगैरह टेस्ट करा है। प्राइस बढ़ने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया में GeForce Now या क्लाउड गेमिंग का ट्रेंड बढ़ेगा। क्या लगता है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कि इंडियन ऑडियंस ने इसे एक्सेप्ट किया? एक तो इंडियन ऑडियंस ना अडेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाती है। शुरू में OTT आया था, नए टेलीग्राम, नए टोरेंट, है ना, सेम गेम केस उनका गेम्स में भी है। लेकिन अब गेम्स के साथ ना यू डोंट नीड अ मीडिया डिवाइस, यू नीड अ सिस्टम। गेमिंग के लिए आपको खेलने के लिए सिस्टम भी चाहिए, अब वो है नहीं, तो गेमिंग में अडेप्टेबिलिटी थोड़ी जल्दी होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टीम 15 लोगों की है, अब 15 लोगों से मैं देखता हूं तो एंथुजियास्ट गेमर सिर्फ 2-3 ही हैं, उसके अलावा सारे भैया यार खेल लेंगे ना, क्या हो गया, अगर थोड़ा सा हमारे को दिखने में अजीब सा भी दिखेगा गेम तो खेल लेंगे, कम से कम 2 लाख का 3 लाख का कंप्यूटर तो नहीं लेना पड़ रहा। ये तो बात है। तो एक वो वाला पर्सपेक्टिव भी है। तो क्लाउड गेमिंग इज अ डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करेगा। किसी के लिए गेमिंग इज लाइक कि महीने 10 दिन में, एक हफ्ते में कोई एक आधी गेम आई, कभी उसका मन करा खेल लिया, एक वो हो गए। एक मेरे जैसा आपके जैसा गेमर होगा जो रोज रात को 8-9 बजे बैठ के
चाहे साला प्ले स्टेशन की स्क्रीन ताड़ेगा, कुछ नहीं खेलेगा, बस प्ले स्टेशन स्टोर देखेगा या स्टीम स्क्रॉल करेगा और वो कुछ ना कुछ गेमिंग से रिलेटेड करेगा। वो फिर हम जैसे जो एंथुसियास्ट है ना भाई, हमें चाहिए अपनी मशीन, हमें देखने हैं FPS, हमें देखने हैं ग्राफिक्स। फिर हम जैसे लोगों के लिए क्लाउड गेमिंग नहीं है। ये तो है, लेकिन भाई तुम्हें ऐसा लगा कि इम्प्रेस हुए GeForce Now से? मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। हाँ, मैं उतना इंप्रेस नहीं हुआ था, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस ही थी कि मैं इतना इंप्रेस हो जाऊंगा, लेकिन जब यार मैंने ट्राई किया तो एक तो मैंने जब उनका लॉन्च इवेंट पे देखा था तो वहाँ तो ऑब्वियसली उनका एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट था, लेकिन जब उन्होंने रोल आउट किया फॉर टेस्टिंग पर्पसेस और हम जैसे लोगों के लिए और प्लस और लोगों के लिए भी बीटा टेस्टिंग ऑन करी, वो भी अच्छा था। अब फाइनली पब्लिक रोल आउट हो गया। पब्लिक रोल आउट मुझे टाइम ही नहीं मिला खेलने का। ये तो है, पब्लिक रोल आउट के बाद मैंने एक बार अभी 3-4 महीने के लिए एक महीने के लिए जब हम बाहर गए थे ना, तो हमने सोचा था कि ले लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अकाउंट में दिखा नहीं रहा था परचेस करने का, तो मैंने कहा चलो हटाओ यार, अब कौन खेलेगा। कोई खेल रहा है पब्लिक रोल आउट वाला, प्लीज कमेंट करके बताना कैसा है एक्सपीरियंस, कैसा चल रहा है, मतलब मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, वेटिंग टाइम कितना है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वो जो भी टियर्स हैं उसमें बताना यार। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आया, अगर आपको एक ट्रेंड याद हो, सन 2022 से लेके सन 2025 के बीच दबा के हैंडहेल्ड कंसोल्स लॉन्च हुए थे, ठीक है। हाँ। एसूस ने अपना लॉन्च करा, एंटेक का भी खुद का कंसोल आया था, अगर आप कॉम्पिटेक्स में गए होगे वहां पर भी था, और भी बहुत सारे ब्रांड्स ने लॉन्च करा, MSI वगैरह ने भी। इंडिया में इसकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है? लोगों ने इसे लिया या लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसकी अडेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड ही अभी इतनी अच्छी है नहीं हैंडहेल्ड की, क्योंकि हैंडहेल्ड एक है नई टेक्नोलॉजी, मतलब इतनी भी नई नहीं है पर इतनी भी खास पुरानी नहीं है। तो जब एक नया जॉनरा सेट होता है ना किसी भी टेक इंडस्ट्री में, मान लो जब फोल्डिंग फोन्स आए तो अपनी ऑफरिंग के हिसाब से वो महंगे थे, ये तो है ना। अब जाते जाते अगर हम देखेंगे जैसे फोल्ड 8 लॉन्च हुआ तो उनकी ऑफरिंग भी अच्छी है, फ्लैगशिप प्रोसेसर भी दे रहे हैं और प्राइस भी आजकल के मार्केट स्पेस के हिसाब से ठीक है, तो उसको अडाप्ट कर लिया लोगों ने। अभी हैंडल्ड का क्या सीन है ना, Z1 एक्सट्रीम आया जब AMD का APU आया, फिर इंटेल ने अपना लॉन्च किया जिसमें इंटेल आर्क ग्राफिक्स डाला था, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ी उनको, क्योंकि इतने से सिस्टम के लिए थर्मल सिस्टम डिज़ाइन करना, उसी के लिए डिस्प्ले डिज़ाइन करनी, उसी में कंट्रोलर भी डालना है, उसमें वाइब्रेशन मोटर भी डालनी है, उसमें वाईफाई कार्ड भी डालना है, ब्लूटूथ, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल स्पेस जिसके अंदर हमारे को इतना कुछ डालना पड़ रहा है, तो वो महंगा पड़ता है। इसलिए इस चक्कर में वो जो अब सीधी सी बात है ना भाई, 40-50 हज़ार का तब था, अब तो 1-1-1.5 लाख के मिल रहे हैं। अब तो बहुत महंगा, अब तो मुझे कई जगह दिखता भी नहीं है। अब हर किसी इंसान के माइंड में यही आता है कि भैया मैं क्यों लूँ लाख रुपए का ये, मैं एक प्ले स्टेशन, एक छोटा सा लैपटॉप और एक मैं कह रहा हूँ मॉनिटर भी ले लूंगा 1 लाख रुपए में। ये तो है, ये वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो मैंने हमेशा से जब भी हैंडल्ड कवर किया अपने चैनल पे, मैं ये बोलता हूँ ये है रजवाड़ों की आइटम, ये सबसे अंत में आती है। आपने एक पीसी बना लिया या आपने एक लैपटॉप ले लिया, फिर आपने गेमिंग कंसोल, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स ले लिया, आपने एक अच्छा फोन भी ले लिया, फिर आता है हैंडल्ड कि शौकिया आइटम है कि हाँ चलो खुजली है साला, प्लेन में बैठ के गेम खेलनी है, वो वाली। और लेकिन अगर एज अ फ्यूचर इसको देखें, एज अ टेक्नोलॉजी देखें, तो ये एक्साइटिंग तो है, क्योंकि अगर आप आज की डेट में चाहे एनवीडिया उठाओ, AMD उठाओ, इंटेल उठाओ, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज, और सबसे ज्यादा अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी का नेटिव सिस्टम्स पे काम नहीं आता जब आपने 4080, 5080 या 5060 भी लगाया हुआ, कोई यूज भी नहीं करता होगा। iGPU वाली आइटम्स में काम में आता है, और वहां पे हैंडल्ड किंग है। और वहां पे जब ये लगती है टेक्नोलॉजी, आज की डेट में असासिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग रीसिंक्ड आया, उसके अंदर हैंडहेल्ड मोड है, हैंडहेल्ड की सेटिंग का मोड है। और वो इतना प्यारा चल रहा है वो भाई हैंडहेल्ड पे, इतना सुंदर। मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, तो फ्यूचर गेम्स उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हैं। मान लो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, ट्रैवल कर रहा है, कुछ है, उसके लिए बनी है वो आइटम। बढ़िया चीज है। मतलब जस्ट इमेजिन कि होटल आप गए हो और MSI का क्लॉ आया था डॉक वाला, आपने उसे डॉक करा, बेहतरीन खेल रहे हो यार। मतलब कंट्रोलर, एक्सटर्नल कंट्रोलर कनेक्ट करके पूरा कंसोल ले आने की भी जरूरत नहीं है, लैपटॉप कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। एक अच्छी चीज लगी मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कंसोल आया था, हैंडहेल्ड कंसोल, तो उस टाइम पे तो लोगों ने इसे बहुत दबा के परचेस करा था। मतलब दबा के नहीं, मतलब एक अच्छी अडेप्टेबिलिटी मिली थी। लेकिन अभी ये स्टीम को चल रहा है। मैं यहाँ पे स्टीम डेक को लोगों ने बहुत दबा के परचेज किया, क्योंकि स्टीम डेक आया था 40-45,000 रुपीज का, और वो बड़ी अच्छी डिवाइस थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रही थी, उसकी डिस्प्ले भी ठीक ठाक थी। फिर उसके OLED निकाली लोगों ने, वो भी खरीदा। लेकिन अभी इतना महंगा हो गया है, जैसे Asus के ROG Ally है, Z1 एक्सट्रीम मिल नहीं रहा कहीं पे, लोग पागल है भाई, दिलवा दो। चलो अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन पूछते हैं। जब कंसोल वगैरह की बारी आई गई है, तो मेरे एक व्यूअर ने कमेंट करा था कि वेनम से एक सवाल जरूर ये पूछना कि प्रोजेक्ट हेलिक्स के बारे में जानते हो? ये उसका ना Xbox का जो नेक्स्ट जनरेशन कंसोल आने वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
क्या लगता है मतलब हेलिक्स आने के बाद जो सोनी का मतलब कंसोल की जब भी बात आती है ना, लोग PS5 कहते हैं सीधा, एक्सबॉक्स तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब अगर 100 लोग खरीद रहे होंगे तो 99% लोग PS5 खरीद रहे होंगे और एक बंदा Xbox Series इसलिए खरीदेगा कि उसे PS5 मिला नहीं। ये हालत है। क्या लगता है कि मतलब प्रोजेक्ट हेलिक्स आने के बाद और Xbox का जो माइक्रोसॉफ्ट की वो सोनी की जो मोनोपोली है वो खत्म होगी? सोनी बहुत चड्डा है। सोनी ने पहले ही प्रोजेक्ट हीलिक्स जैसे अनाउंस हुआ था ना, अब उसके अनाउंसमेंट में साफ मेंशन था कि ये एक इकोसिस्टम बेचेंगे मोर देन अ कंसोल नेक्स्ट जनरेशन में, जिसके अंदर आपने जो भी इनका नेक्स्ट एक्सबॉक्स आएगा, सीरीज जो भी नाम होगा उसका, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सारे के सारे लॉन्चर्स आप डाल पाओगे, बीट यूबीसॉफ्ट कनेक्ट का, एपिक गेम्स का, स्टीम का, ये वो एक इकोसिस्टम हो गया। उसी डिसीजन के बाद सोनी ने फटाफट कहा ना अब हम अपने प्ले स्टेशन के गेम स्टीम पे लॉन्च नहीं करेंगे। उससे पहले तक हो रहे थे, क्योंकि उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि पहले सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म थे, या तो प्ले स्टेशन या तो स्टीम, तो 2 यूजर्स टारगेट हो रहे थे। अब जब कंपटीशन के भी प्लेटफॉर्म में स्टीम आ जाएगा तो वहां भी चलेगा। फिर तीसरा कंपटीशन कौन आया? तीसरा कंपटीशन आया ये स्टीम मशीन। स्टीम मशीन के अंदर भी स्टीम चल रहा है। हाँ। तो यार वो कह रहे हैं कि हमारे गेम तो फिर हर एक कंसोल पे चल जाएंगे, तो हमारी मोनोपोली कहां गई? ये तो है यार। अच्छा ये वाला पॉइंट मुझे पता नहीं था, ऐसा भी कुछ हुआ है। हाँ, तो सोनी ने वो विड्रॉ, अभी जो लास्ट आया था कि सोनी की एक न्यूज आई थी, आई डोंट रिमेंबर कि वो ऑफिशियल थी या रूमर्ड थी, कि सोनी अब जैसे गोस्ट ऑफ योटे आया, गोस्ट ऑफ योटे को 1 साल हो गया, तो वो नहीं आ रहा स्टीम पे। हाँ, और ये बात भी और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो अब कह रहे हैं कि अब प्ले स्टेशन के गेम्स पीसी पे नहीं आएंगे। प्ले स्टेशन के गेम्स पीसी पे नहीं आएंगे, तो इसके रिगार्डिंग में मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि GTA 6 जो है पहले कंसोल पे आएगा, ठीक है। अब जब कंसोल पे आएगा तो पीसी वाले वेट करेंगे, और जब से ये भी अनाउंसमेंट हो गया कि वो फिजिकल डिस्क नहीं निकालेंगे, तब से जो है एम्यूलेटर जो कम्युनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। शार्प एम्यू जो PS5 का एम्यूलेटर है वो पीसी पे चलने लगा है। मतलब 2D गेम्स तो वो खिलवा भी रहा है और 3D गेम्स भी ओपन कर रहा है, ठीक है। क्या लगता है कितने % चांसेस है कि GTA 6 पीसी पे भी लोग खेल लेंगे डे 1 पे? नहीं, मतलब ही नहीं, क्योंकि अब ये जो हमारा PS4 का उठा लो, मैं कह रहा हूँ PS3 का एम्यूलेटर उठा लो आप। आज की डेट में जब PS3 के एम्यूलेटर में गेम रन करते हो ना PS3 वाले, तो अच्छा खासा सिस्टम लगता है उसको चलाने में, एरे गैरे सिस्टम पे नहीं चलता वो। PS4 के ऑलमोस्ट सारे गेम्स पीसी पे हैं ही। बचा था ये ब्लड बॉर्न बचा था, तो उसको चलाने की सबसे लोगों की चुल थी कि भाई हमारे को PS4 एम्यूलेटर पे ब्लड बॉर्न चलानी है। वो पिछले 1 साल पहले चली है अभी, और PS4 2013 का कंसोल है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि PS5 के एम्यूलेटर को फुल फ्लेजिडली वर्क करने में, या फिर मैं कह रहा हूँ GTA 6 तो बहुत बड़ा गेम बोल दिया हमने, GTA 5 ही अगर वो चलवा देना उनका जो PS5 वर्जन वाला, उसको चलाने में 5-7 साल लग जाएंगे। तो ये बात तो है। अरे मैं कल यही चीज देख रहा था रात में कि PS5 का तो जो प्रोग्रेस है ना, एम्यूलेटर का प्रोग्रेस, उसको तो छोड़ो, PS4 का जो एम्यूलेटर है उसका प्रोग्रेस देखते कितना हुआ है। तो अब मुझे पता चला कि PS4 में जो वो 3D वाले जो मतलब जो AAA टाइटल गेम्स है ना, वो भी प्रॉपर अभी रन नहीं करवा पाता, जबकि कितना पुराना है। देखो, जब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी होती है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि या तो आप आपके पास एक बढ़िया पीसी सिस्टम है, उसमें PS4 के एम्यूलेटर को स्टेबल होने का वेट कर लो, या एक सेकेंड हैंड PS4 खरीद लो। PS4 की वैल्यू ही कितनी है? 10,000 रुपये का मिल जाता है, 10-15 हज़ार रुपये का। कोई अगर गेम चलानी ही है तो सेम केस PS5 के साथ होगा। जिस टाइम तक PS5 का एम्यूलेटर स्टेबल होगा, मार्केट में बढ़िया से काम करेगा, PS5 धक्के खा रहे होंगे मार्केट में सेकंड हैंड 10-15 हज़ार रुपए के। अच्छा, तो मैंने जब PS4 खरीदा और गेम्स उस पे खेले तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मतलब इस कंसोल को लॉन्च हुए इतने साल हो गए। मतलब जस्ट थिंक 1080p इतना पुराना कंसोल आज भी गेम्स वो खिलवा रहा है 1080p रेजोल्यूशन पे, और 30 FPS पे भी वो स्मूथ फील होता है। ऐसा नहीं कि बहुत पीसी वाला 30 FPS गंदा, ऐसा नहीं होता। जब उसमें इतनी कम पावर होने के बावजूद वो कम से कम 13 साल तो अभी तक चल रहा है, और उसमें अभी भी कुछ गेम्स आ रहे हैं। हाँ, PS5 पे क्या लगता है? PS5 पे तो अंधी पावर है, मतलब PS4 है कंपैरिजन। PS5 की पावर तो मैं अगर सच बताऊं यूटिलाइज हुई नहीं है, अभी तक नहीं हुई। हम अगर सोचने बैठे ना PS5 के कितने गेम्स रिलीज हुए तो उंगलियों पे गिन लोगे। और यही PlayStation 4 या 3 का आप टाइम उठाओ ना भाई, उस टाइम के लॉन्चेस ऐसे थे कि अच्छी खासी लाइब्रेरी मिलती थी खेलने को।
वो था उस टाइम पे। अगर मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव की बात करूं, सिर्फ एक्सक्लूसिव की, जो सोनी करता था अपने यूजर्स के लिए, अब क्या है, अभी तो एक आधा गेम आ रहा है बड़ी मुश्किल से। और डेवलपर्स अभी के देखो, अभी PS5 Pro आया, ये चलो PS5 भी है, सब अपस्केलिंग पे काम कर रहा है। अभी हमने बात करी अपस्केलिंग के ऊपर, तो जितना उसका हार्डवेयर है और अगर उसमें अपस्केलिंग भी ऐड कर दो तो मेरे हिसाब से नहीं 5-7 साल जाता वो कहीं, अभी कम से कम। और क्या लगता है PS5 10-12 साल और चलेगा आज से, अगर 10 साल और ऐड कर दें? सोनी चाहे तो, अगर सोनी ही नए डेवलपर्स को मना कर देगा हमारे पुराने कंसोल पे गेम नहीं निकालने, हमें PS6 बेचना है तो नहीं चलेगा और वो चाहेगा नहीं। देखो सीधी सी बात है, PS4 में भी अच्छी खासी कैपेबिलिटी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद गेम्स डेवलप करने उन्होंने बंद कर दिए थे उसके ऊपर। ये तो है। जब हम एक बात बताओ, द लास्ट ऑफ अस 2 गेम जब हम PS4 पे खेल रहे थे, मैंने कहा यार ये PS4 पे चल रहा है, मेरे पास तो PS4 स्लिम था। और उसके बाद जब गेम्स आए, मान लो जैसे साइबरपंक नहीं चला PS4 पे, अच्छे से नहीं चला, अच्छे से नहीं चला, तो उन्होंने कहा कि भाई अब PS4 की ना लाइफ पूरी हो गई यार। इट इज ऑल अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन, नॉट अबाउट द गेम। क्योंकि अनचार्टेड 4 खेलो आप, ठीक है, गॉड ऑफ वॉर खेलो 2018, वो देख के लगता है भाई बहुत बढ़िया लगता है भाई, मैंने खेला ये PS4 पे ही सारे खेले यार, वो चीज है। अब डेवलपर्स ऑप्टिमाइज करेंगे अगर PS5 के लिए गेम्स, वो चाहेंगे PS5 पे आए, तो PS6 लॉन्च के बाद 2 साल तक तो PS5 पे कुछ लॉन्चेस हमें शायद मिलेंगे। उसके बाद फिर सोनी कहेगा भैया ये आउटडेटेड हो गया कंसोल, अभी से बंद करो। मुझे ऐसा लगता है कि PS5 में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो हायर ग्राफिक्स और हायर FPS दोनों एक साथ मेंटेन कर सकता था। कैसा लगता है कि कभी कभी सोनी भी चाहता है कि नहीं, ग्राफिक्स का ऑप्शन अलग रखा जाए और 30 FPS पे इसे लॉक कर दिया जाए, या 60 FPS दिया जाए तो ग्राफिक्स डाउन कर दिया जाए। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, GTA ट्रिलॉजी भाई बहुत बहुत बेसिक सा गेम है, लेकिन अगर आप उसको परफॉर्मेंस मोड पे चलाओ, वो विजुअल्स मोड पे चलाओगे 30 FPS पे हो जाता है। क्यों भाई? ये कुछ चीजों में तो लिमिट करते हैं, ये अपने डिवाइस की ना पूरी कैपेबिलिटी। मैं बता तो रहा हूँ, इनका सारा गेम ना मनी मेकिंग के ऊपर होता है। गेमर के हिसाब से ज्यादा सोचते भी नहीं है, तभी आज तक कंसोल में हमारे को ग्राफिक सेटिंग भी नहीं दी गई। ये तो मुश्किल से अभी PS5 में इन्होंने थोड़ा बहुत ऑप्शन दे दिया कि चलो देख लो भाई तुम, उसके अलावा हम देखेंगे अपने हिसाब से। ये तो है। हाँ ये तो है। अभी भी अगर मैं बताऊं ना, अगर मैं कैपिटलिस्ट माइंडसेट से ना सोचूं, तो अभी PS5 5-7 साल चलेगा और ये तो है। अगर हाँ हर 7 साल में सोनी कंसोल लॉन्च करता है ना, अगर हर 7 साल में कंसोल लॉन्च करना ही है तो होएगा ही PS6, फिर अगले साल आना ही है। अच्छा, अगले साल तक लगभग आ जाएगा। एक यहाँ पर मेरे पास एक बंदे ने क्वेश्चन ये पूछा था कि भैया PS5 अगर हमें GTA 6 बहुत अच्छे से खेलना हो, बहुत अच्छे ग्राफिक्स पे, रेजोल्यूशन पे, PS6 का वेट कर लूं कि PS5 खरीद लूं, क्या लगता है? मतलब ऐसा नहीं है कि उसको डे 1 पे खेलना है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। अब इसमें 2 चीजें आ जाएंगी। अगर डे 1 पे नहीं खेलना, यू कैन वेट फॉर PS6। अगर तुम्हारे को अच्छा ही खेलना है तो बिल्ड अ PC। फिर इसमें दूसरी चीज क्या आ गई, पैसा, कि आप पे पैसा कितना है, क्योंकि PS6 1.5 लाख से कंपनी आने वाला। ये तो भाई 1.5 लाख में भी आ जाए मुझे काफी अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे पता है भाई PS6 में अंदर पावर क्या होगा, और जो स्टोरेज की लिमिटेशन थी भाई 2 TB से कम क्या ही देंगे। ठीक है भाई, रैम भी अच्छी खासी देंगे, यूजर इंटरफेस नया बनाएंगे उसका, फिर से हर कंसोल का बनाते ही हैं। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से 1.5 लाख रुपए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है आज की सिचुएशन हिसाब से आज की रेट में 1.5 लाख रुपए में 50-60 का PC बिल्ड नहीं हो पाता। सोनी डालेगा उसमें तगड़ी पावर, हो गया ठीक है भाई, 1.5 लाख में तू कंसोल दे दे भाई। ये बात तो है। इसी पे एक बात और आई मुझे याद कि PS6 के लिए कोई एक रीजन ऐसा कि मुझे वेट करना वर्थ इट है PS6 के लिए, कोई एक रीजन ऐसा। जब PS6 का लॉन्च होगा ना, वो रीजन उस दिन समझ में आएंगे कि वो कितनी बड़ी लाइब्रेरी प्रॉमिस करेंगे उसके ऊपर कि डे 1। क्योंकि जब PS5 आया था ना, उन्होंने माइल्स मोरालेस और एस्ट्रोबॉट थमा दी थी हमारे हाथ में कि ये खेल लो, और हमें लगा था चलो और गेम आएंगे। भाई 5-6 साल निपट गए यार, कुछ ढंग के गेम ही नहीं आ पाए PS5 पे। अगर आप देखो, लास्ट गोस्ट ऑफ योटे अच्छा लगा था मुझे, और नेक्स्ट वुल्वरीन मेरे को थोड़ा सा समझ में आ रहा है, या गॉड ऑफ वॉर जो लॉफी आ रहा है वो। अगर अब मैं PS4 की बात पूछता हूँ भाई, अनचार्टेड सीरीज, ठीक है, गॉड ऑफ वॉर आ गया, फिर स्पाइडरमैन भी उसी पे आई है, और कौन लास्ट ऑफ अस उसी पे आई, लास्ट ऑफ अस 2 आई उस पे। इतने सारे गेम्स हैं, मतलब गिनने, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, डेज गॉन, इतने गेम मिले हमारे को खेलने के लिए, लेकिन PS5 पे कुछ नहीं मिला। अब PS6 पे अगर वो पूरा रोड मैप देते हैं हमारे हाथ में कि भैया ये हमारी लाइब्रेरी रहने वाली है हर 1 साल 2 साल में, क्योंकि लॉन्चेस उन्हें प्लान करने पड़ेंगे। बंदा मशीन को ताड़ेगा थोड़ी बैठ के पूरा दिन, गेम खेलेगा ना उस पर।
क्या चलाने को मिलेगा वो बताओ। और अभी तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है PS6 बाय करने का, मतलब मैं तो एज अ रिव्यूअर बाय करूंगा, बट कंज्यूमर के लिए कोई रीजन नहीं है। ये तो बात है। अब यहाँ पर ना लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में मैं आपसे बहुत सिंपल सी चीज, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बिकॉज वी बोथ वर्क्स ऑल्सो फॉर ब्रांड्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो है ब्रांड्स को ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस रेट करो, नो क्वेश्चन आस्क, क्यों करा, ऐसा क्यों नहीं करा, पूछ लो भाई मेरे से क्वेश्चन। मैं बताता हूँ रीजन, मैं बताता हूँ भाई। मेरे को इस कंट्रोवर्सी से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर्स हमेशा से ऑडियंस के लिए हैं, ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं, ये बात। और अभी आफ्टर सेल सर्विस में मैं कितना एक्टिव हूं मेरी ऑडियंस को पता है। ट्विटर पे अगर मेरे को किसी बंदे ने टैग कर दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, और अगर उस ब्रांड का कॉन्टैक्ट है मेरे पास, तो वो सीधा ट्वीट व्हाट्सएप पे जाता है। ये तो है। मैं @ डालता हूं नीचे और डालता हूं सीधा ब्रांड को, और मैं चैट दिखाऊंगा जब हम मिलेंगे, चाहे वो लिनोवो का बंदा हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का बंदा हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबको चैट में ट्वीट भेजता हूं। मैंने कहा भैया सॉर्ट कराओ, ये मैंने बोला है। तो वो चीज मैं चाहता हूं ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विस सुधरे। अगर रेट करना है, पहले नंबर पे मैं रेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। हाँ, बेस्ट टू वर्स्ट। पहले नंबर पे लेनोवो और डेल को रखूंगा, उसके नीचे एचपी ले आऊंगा। एचपी भी काफी अच्छा है, लेकिन एचपी की आफ्टर सेल सर्विस को मैं कुछ इस तरीके से भी देख सकता हूँ, क्योंकि लेनोवो की सेल्स बहुत है, लेनोवो के SKUs बहुत है, ये तो बात है, कंपेयर टू एचपी और डेल। तो फिर उनकी सेल भी अच्छी है, डिपेंडिंग अपॉन द कितना माल उनका बिक रहा है। उसके नीचे मैं रखूंगा यार एसूस को। एसूस को काफी सुधारने की जरूरत है। मैंने अभी रिसेंटली ब्रांड को काफी अच्छा खासा बड़ा वॉइस नोट डाला, मैंने कहा यार ये क्यों हो रहा है। उसके फिर नीचे थोड़ा एसर MSI को आना चाहिए। मतलब MSI का मैं ये कह सकता हूँ कि MSI की ना पिछले 2 साल में उतनी सेल्स ही नहीं है। हाँ। उतना नंबर ही नहीं है, क्योंकि मैं कैसे जज करता हूँ सेल्स को इन टर्म्स ऑफ व्यूज, कि मेरे पास कितने व्यूज आ रहे हैं उस प्रोडक्ट पे, इन टर्म्स ऑफ एफिलिएट, हमारा एफिलिएट चलता है, या क्लिक कितने लोग कर रहे हैं। तो MSI और एसर की सेल बहुत ड्रॉप हुई है, बहुत ज्यादा। अच्छा। बाकी तो कलरफुल को एज अ लैपटॉप ब्रांड मैं नहीं कंसिडर करूंगा, गीगाबाइट को भी मैं नहीं करूंगा भी एज सच एज अ ब्रांड कंसिडर। वो मेन स्ट्रीम नहीं है। वो मेन स्ट्रीम बनेंगे तो उन पर टिप्पणी देंगे, क्योंकि इतना मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, तो इतना मुझे ऑडियंस से फीडबैक भी नहीं मिला, तो मैं बोल नहीं सकता। वेल तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने शिवम भाई से करे थे। आई होप आपको ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। हाँ, कर लो। क्या बोलते हैं। और उसके बाद मैं तो ये बोलने वाला था ना कि शिवम भाई का चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर मुझे याद आया भाई यार आपको तो लोग ज्यादा जानते हैं ना, मुझे तो मतलब उसके कंपैरिजन में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, बिकॉज हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।